आज अध्ययन हम लोग करते हैं समास का। कल अभी संधि पढ़ा मैंने, भी पूरी नहीं हुई है, पर मैंने थोड़ा सोचा परिवर्तन कर दें, थोड़ा रुचि बढ़ जाए कुछ नई चीज़ पढ़ने के लिए। तो आज हम लोग समास और समास के प्रकार पढ़ेंगे। इसके पहले कि हम लोग अध्ययन करें, आप सब लोगों का हमारे चारी गाजी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज समास संधि आपने पढ़ा। संधि में हम लोगों ने पढ़ा कि दो अक्षर का जो परस्पर मेल होता है, जैसे पहले अक्षर का अंतिम और दूसरे अक्षर का पहला, तो इन दोनों के मेल से जो विकार हुआ तो एक दूसरा शब्द बना। समास में क्या होता है कि हम उन शब्दों को पास पास ले आते हैं। जैसे मान लीजिए हो गया घोड़े पर सवार, तो घोड़े पर सवार इतना ना करके हम कहेंगे घुड़सवार। माँ और बाप, माँ बाप पास में लाए। जहाँ चार राहें मिलती हैं चौराहा। तो इस प्रकार से हम समास में क्या करते हैं, जो शब्द हैं, दो या दो से अधिक जो शब्द हैं उनको हम पास लाते हैं, तो वो समास हुआ। अब ये जो समास है, जिन शब्दों के मेल से समास बनता है, जिनको हम पास ले आते हैं तो समास बना, उन शब्दों को खंड या अवयव कहते हैं। जैसे नीचे लिखा है घन श्याम। अब घन श्याम, घन की तरह श्याम है जो, अब ये खंड हो गए, घन हो गया और श्याम हो गया। अब इसी खंड के आधार पर, इसी अवयव के आधार पर हम इन्हें चार खंड में विभाजित करते हैं। कितने बांटेंगे इनको हम? चार खंड में। अभी जिसमें पूरा समास नहीं आएगा, अभी चार खंड में कौन कौन समास आएंगे देखिए। जिस समास में पूर्व खंड प्रधान होता है वह अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव जिसका व्यय ना हो, अव्यय ना हो, जैसे आपका प्रतिदिन, आजीवन, जीवन भर, है ना, यथाशक्ति, शक्ति के अनुरूप, भरपूर, पूरा, भरपूर कोशिश, यथोचित, उचित, जितना उचित हो उतना, प्रतिवर्ष, हर वर्ष, यथासंभव, जहाँ तक संभव हो सके आदि। ऐसे जो शब्द हैं वो आपके अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। फिर दूसरा आता है जिसमें उत्तर खंड प्रधान हो, वह तत्पुरुष समास होता है। आपको पता है कि ये आपका कारक के आधार पर होता है, जिसमें कर्ता कारक और जो नीचे सबसे है संबोधन वो नहीं होता है। 6 कारक होते हैं इसमें, और यानी अधिकरण तक होते हैं, कर्म से लेकर के अधिकरण तक होते हैं, और इन्हीं चिन्हों के साथ ये आपका तत्पुरुष समास बनता है। सुखप्रद, सुख को प्राप्त, विद्या विहीन, विद्या से हीन, भंडार घर, भंडार का घर आदि। फिर आते हैं जिसमें दोनों खंड प्रधान हैं, वह द्वंद्व। देखो द्वंद्व दो तरीके से लिखा गया है, वह द्वंद्व समास है। जैसे स्त्री पुरुष, भूख प्यास, अब इन सब में और छुपा होता है, इन सब में और छुपा है द्वंद्व समास में, बहुत सारे हैं। अब सुख दुख, मतलब जहाँ जहाँ पे आपका और डैश होगा वो आपका होता जाता है। इसमें थोड़ा सा दो चीज़ और है द्वंद्व समास में, एक इतरेतर द्वंद्व है, एक वैकल्पिक द्वंद्व है। तो जिसमें आर और लगा होगा, स्त्री और पुरुष, भूख और प्यास, तो वो आपका होगा, वो आपका चला जाता है इतरेतर द्वंद्व में। वैकल्पिक वाले में जैसे इसको मैंने दिया नहीं, पर ज़्यादा इस तरह का पूछा नहीं जाता है। जैसे थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत, समझ में आया? भला बुरा, भला ये बुरा, इस टाइप का होता है, पर ये आता ज़्यादा नहीं, जल्दी नहीं पूछा जाता है। सब जो ज़्यादा पूछे जाते हैं वो हम आपके लिए लाएंगे, ज़्यादा दिमाग मत भटकाइए। अब आता है एक चीज़ है यहाँ,
द्वंद्व समास में क्या होता है कि प्रायः जो पूर्व पद है वो स्त्रीलिंग होता है, जैसे गौरी शंकर, राधा कृष्ण, सीताराम, स्त्री पुरुष, नाक कान, गाय बैल, माता पिता। देखा आपने, पहला शब्द जो है आपका वो स्त्रीवाचक है और ये आपका द्वंद्व समास है। फिर आता है इसमें दोनों खंड प्रधान नहीं होते, इसमें कोई भी खंड प्रधान होता ही नहीं, समझ में, वो बहुव्रीहि समास होता है। अब बहुव्रीहि, अभी देखो कर्मधारय और द्विगु नहीं है अभी इसमें, इन खंडों में उनको नहीं लिया गया है पहले, इसलिए इस खंड को बताना जरूरी समझा मैंने। तो इसमें कोई प्रधान नहीं, जैसे दशानन, 10 आनन है जिसके अर्थात रावण, लंबोदर, लंबा उदर है जिसका अर्थात गणेश, त्रिवेणी, 3 नदियों के बेल जो है त्रिवेणी, घनश्याम, घन की तरह काला जो है कृष्ण, त्रिलोचन, त्रिलोचन देखो 3 आँख, जिनके 3 नेत्र हैं वो अर्थात भगवान शंकर, गजानन, हाथी जैसा मुख जिसका है आनंद, गणेश, रत्नगर्भी, रत्न जो अपने गर्भ में धारण करती हुए पृथ्वी। मतलब इनसे ये शब्द न होकर के तीसरा शब्द प्रधान हो जाता है। गिरधर से भगवान कृष्ण जो उंगली पर गिरधर को धारण, पर्वत को धारण करते हैं, विषधर, विषधर यहाँ सांप जो विष को धारण करते हैं। अब यहाँ पर कुछ शब्द दशानन, त्रिवेणी, त्रिलोचन, ये आपके द्वंद्व समास भी हो जाते हैं, अरे सॉरी द्विगु समास भी हो जाते हैं, क्योंकि ये संख्यावाचक भी हैं, ये दोनों होते हैं। लेकिन इनको हम पहले, क्योंकि इनसे तीसरा शब्द आता है, तीसरा शब्द प्रधान है, तीसरा अर्थ इनका मायने रखता है, वो प्रधान है, इसलिए इसको हम जहाँ तक हो सके बहुव्रीहि समास में ही हमें इसको लेना चाहिए। तो ये समास हुए। अभी हम आपको 2 समास जो बाकी है उसको कल बताएंगे। आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें से देखा मैंने, और इसमें से अधिकतर जो पूछे जाते हैं देखा मैंने, जैसे मान लीजिए 7-8 साल के अंदर देखा तो कोई 6 बार, कोई 5 बार, कोई 4 बार, कोई 3 बार। तो इसमें से कौन इम्पॉर्टेंट है कौन नहीं है ये सोचना गलत है, क्योंकि सभी पूछे गए, इसलिए सबका यथोचित अध्ययन करना आवश्यक है। तो आज हम लोग इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। आगे कल हम कुछ दूसरा, या तो हम संधि ले आएंगे और या फिर समास ही लेकर के आएंगे। और ये ध्यान देना कि जो भी आपके पूछे गए हैं पेपर में, कौन ज़्यादा पूछा जाता है, उन चीज़ों को हम मतलब इम्पॉर्टेंट समझ के, महत्वपूर्ण समझ के उसको लगाते हैं और आपके लिए ले आते हैं। अब आप सब लोग तो देख रहे होंगे ना, तो अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। इतना ज़रूर कर दीजिए, पढ़ते पढ़ते कर दीजिए, अभी पढ़ रहे हैं अभी कर दीजिए आप, ठीक है। अब आपने हमारे साथ इसको आपने अध्ययन किया और मुझे भरोसा है कि आपको पूरा ये समझ में, ये इतना तो आपको समास अच्छी तरह समझ में आ गया है, इसको आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। इसको एक बार आप दोहरा लेंगे, पूरी तरह से आप इसको कंठस्थ कर लेंगे। तो ठीक है, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम वीडियो अपना यहीं पे समाप्त करते हैं। समाप्त करने के पहले फिर एक बार आपको याद दिलाते हैं, शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए। पढ़िए, लिखिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।